तमाम अंगारे और तमाम दैनिक अंगारा की टीम आपके लिए धन्यवादी है। मेरे दोस्तों, आज का जो विषय है, वो ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इंसान के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें धरती नामक इस ग्रह पर अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता करनी है, तो ये विषय अति गंभीर हो जाता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है हमारी माटी, हमारी धरती माँ। एक ऐसी धरती माँ जो मरती जा रही है, जो दम तोड़ती जा रही है। दम तोड़ती जा रही है इस वजह से कि वो कुछ दिनों बाद इंसान के काम आने लायक नहीं बच पाएगी। यूँ तो जो धरती है वो लगभग 550 अरब साल पुरानी है। यहाँ पर न जाने कितने जीव आए, न जाने कितने जीवन आए और न जाने कितने जीवन चले भी गए। 550 अरब साल की इस पूरी की पूरी वक़्त काल में इंसान का वक़्त अगर हम देखें तो एक पलक के झपकने जितना ही है। लेकिन इतने नन्हे से वक़्त में भी और उस नन्हे से वक़्त में भी अगर मैं पिछले मात्र 20 से 30 साल के ही गिनूँ, तो हमने इस धरती को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि ये अब पौधों के लायक नहीं बची। ये अब वो पौधे पैदा करने की शक्ति खो चुकी है, जिन पौधों को ये बहुत आसानी से पैदा कर लेती थी। ऐसा क्या हुआ? इंसान से ऐसी क्या गलतियाँ हुई? पिछली बार अगर मैं उत्तर भारत की ही बात करूँ, तो उत्तर भारत में 48 से 49 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा, जो बेहद ही ज़्यादा था। और इस बार जिस तरह की रंगत है, लग रहा है कि वो रिकॉर्ड भी हम तोड़ देंगे। इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहता है? मैं बार-बार एक बात कहता हूँ, जब भी इंसान मेरे पास आता है और वो कहता है कि धरती बचाओ, मैं कहता हूँ धरती मत बचाओ, क्योंकि धरती तुमसे बहुत पहले की है, तुम इंसान बचाओ। अगर धरती के अंदर पेड़-पौधे नहीं पैदा होंगे, तो भी धरती तो धरती ही रहेगी, लेकिन इंसान इंसान नहीं रह पाएगा। जब कोई इंसान कहता पानी बचाओ, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी बिसात नहीं है कि तुम पानी बचा सको, तुम इंसान को बचाओ, क्योंकि पानी तो इस धरती के ऊपर ही है, बस वो तुम्हारे इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा, पानी तो बचेगा। पृथ्वी तो 12, 13, 14 हज़ार साल के बाद फिर से एक नया जीवन यहाँ पे पैदा कर लेगी, लेकिन मानव जाति इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी और मानव जाति दोबारा से अपना जीवन शुरू नहीं कर पाएगी। माटी से जुड़े हुए इन्हीं सारे के सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दीपक कात्यायन भाई। दीपक कात्यायन भाई ग्रामीण अंचल से निकले हुए वो दर्शन शास्त्री हैं, जिनकी सोच गाँव के बारे में, धरती के बारे में, माटी के बारे में, जीवन के बारे में बहुत विस्तृत है। दीपक भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ दैनिक अंगारा पर। और ये आज का जो हमारा विषय है, ये बेहद संजीदा विषय है, क्योंकि जब धरती ही नहीं बचेगी तो पूरे का पूरा जो मानव है उसका अस्तित्व। दीपक भाई, वीडियो पॉज हो गई थी भाई। नहीं, कोई नहीं, अब आप हो अपने गई, चले। ओपनिंग रिमार्क्स शुरू करें। नमस्कार देव भाई। दैनिक अंगारा के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा और देव भाई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जिन्होंने अभी तक देखा है या जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है या जो करने वाले हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। जो हम जिस धरती की हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसको हम क्या देके जाएंगे। शायद हम उसके लिए जीरो तैयार कर रहे हैं। पहले ही हम बहुत सारी चीजों के ऊपर दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। अगर धरती के ऊपर जो अन्न बोने लायक नहीं रहेगा तो वो सभी चीजें दूसरों देशों के ऊपर हम डिपेंड हो जाएंगे। पहले ही पूरे देश को सबको पता है कि हर एक देश जो है भारत के ऊपर चील और गिद्ध की निगाह से देख रहा है कि कहाँ भारत से हमें कुछ छीनने का मौका मिले, कुछ खाने का मौका मिले। उसके लिए सभी तैयार हैं। सब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि भारत का पानी और भारत की जमीन किस तरीके से छीनी जाए। जितने लोग यहाँ पे समझदार हो रहे हैं उनको उसी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें मैं सिर्फ लोगों की गलती नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें मेरे ओपनिंग रिमार्क्स यही होंगे कि हमने हद से ज्यादा जो है सिर्फ खाद का ही उपयोग नहीं किया है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने नजरअंदाज किया है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दीपक भाई, माटी की अगर मैं बात करूं, ये ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है। ये आज से अगर सिर्फ 30 एक साल पहले, 40 एक साल पहले की ही हम बात करें, ज्यादा नहीं,
तो भी हम देखते हैं कि माटी की जो सेहत थी, तो वो इंसान के अनुकूल थी। वो ठीक था, वो अच्छा था। उसमें हम अपनी प्राकृतिक खाद डालते थे, हम अपने ठीक-ठाक खेती कर लेते थे। माँ, जो धरती माँ है, वो हमें अच्छा-खासा भोजन देती थी। उस भोजन से हम स्वस्थ रह पाते थे। आज है ना, आज ये हालात हैं कि आप ग्रामीण अंचल में भी मात्र 30 साल से और 35 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आके मरते हुए देखते हैं। आज ग्रामीण अंचल में ये हाल है कि 40 से लेकर 45 साल का जो आदमी है, वो अपने घुटने और अपने सारे के सारे जोड़ खो देता है और वो खो देता है। लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। ये सारी की सारी धरती माँ आज के दिन स्वास्थ्य वर्धक जो हमारी फसलें हैं, वो पैदा करने में सक्षम ही नहीं रही। वो जो पौधा पैदा हो रहा है, वो पौधा कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर मैं भारत की ही बात करूँ, हम कहते हैं कि सारे के सारे जो विदेशी हैं, वो गिद्ध और कौवों की तरह हमारी तरफ देख रहे हैं, यकीनन। लेकिन क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उनकी चालों में फँस के, हम अपने ही पैरों पर नहीं, अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ियाँ चलाने लग रहे हैं? ये धरती माँ सिर्फ़ मेरी तो नहीं है ना? ये धरती माँ नहीं, सिर्फ़ आपकी तो नहीं है ना? आपके आने वाली अगली 10 पीढ़ी, आपके आने वाली अगली 50 पीढ़ी, आपके आने वाली अगली 100 पीढ़ी तक भी ये धरती माँ चाहिएगी, क्योंकि इसके बिना जीवन का आधार नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी क्या मूर्खता यहाँ पर चल रही है कि हम अपनी गर्दनों पर कुल्हाड़ियाँ चलानी शुरू कर चुके हैं? सबसे पहले तो देव भाई जो 1960 से 70 के बीच में जो एक हरित क्रांति का जो है वो पूरा ढोंग रचा गया था। खैर ढोंग तो मैं नहीं कहूँगा, उस समय के हिसाब से जो चीज़ बहुत अच्छी थी। उस समय इतनी जो फसल हमारी होती नहीं थी, उसकी पैदावार इतनी नहीं थी, प्रति एकड़ के हिसाब से इतना हमें फसल नहीं मिल पाती थी। उस समय जो यूरिया और डीएपी जो हमारे लिए सरकारों ने, दूसरे देशों ने बात करके हमें यूज करने के लिए दिया गया था। जैसा आपने पहले भी कई बार बोला कि सिर्फ 4 केजी एक 2, किले के हिसाब से, 2 2 केजी एक एकड़ के हिसाब से, मतलब किला लगभग 2 केजी ही हाँ, हो गया वो। एकड़ के हिसाब से 4 केजी पहले आवंटित किया गया था, बिल्कुल। जिसको हमने शुरू में उससे जो है लगभग 200% तक पूरे भारत में फसल बढ़ गई थी। तो जब दूसरे देश के मार्केटों ने ये देखा कि यहाँ तो यूरिया की खपत आगे होने वाले, उन्होंने तथाकथित तरीके से प्री प्लांट तरीके से भारत में यूरिया की सप्लाई पहले ही बढ़ा के रखी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां के लोगों को इसकी इतनी जानकारी नहीं है, वो दबा के इसका यूज करेंगे। जो 1990 तक 225 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से वो यूरिया हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया, जिसमें डीएपी भी है और खादे भी हैं। हमने इतनी ज्यादा ठोक दी कि वो जो हमारी पैदावार थी वो 10 गुना से 11-12 गुना तक हो गई थी। लेकिन वहां तक जो लोग तो थे ना, पहले वो 3 से 4 गुना पहुंचे, फिर 5 से 6, वो 10 पे जाकर भी नहीं रुक रहे थे। क्या उस समय हमें सोचने की जरूरत नहीं थी? वो एक धरती जो है वो हमें 15 गुना तक दे रही है, क्या वो कभी ये चीज बंद भी कर देगी? लेकिन नहीं, हमने जब भी दबा के इसका यूज किया, और 1990 के बाद से आप अभी लगा लीजिए, वो 12 गुना से नहीं बढ़ पाई है। हुँ, जिस समय से हमारे देश में जो है हरित क्रांति आई थी, उसके से लेकिन 90 तक जो हमारी प्रगति हुई खेती में बहुत अच्छी थी। लेकिन अब सबसे पहले हमारी जड़ इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है पौधों की, जो तना है उसमें इतनी जान नहीं बची है कि वो अपने आप जो ब्रीड करने की जो क्षमता जो पौधे की होती है ना, वो अपने हिसाब से कितने बीज बना पाएगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पा रहा है। जब उसने क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी तो हमने कीटनाशक उस पे, देखिए किसी भी पेड़ की है, इंसान की जब इम्यूनिटी कम होगी तो उसके ऊपर हमला होगा। ये एक बिल्कुल, नेचुरल फैक्टर है। उस बिल्कुल, समय भी हम बिल्कुल। नहीं समझे, हमने दबा के उसके ऊपर जो है पेस्टिसाइड सब कुछ छिड़कना चालू कर दिया। लेकिन वो स्थिति अब इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अब संभलने की कगार पे नहीं है। हमने फसल को तो कमजोर किया ही किया, उसके बाद जितना भी नाइट्रोजन हमने जमीन में ठोका वो सारा कुओं में चला गया। हमने कुएं बंद कर दिए, हम इतने दिमागदार लोग हो गए कि हमने कुएं भी बंद कर दिए। किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कुएं बंद होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें जो पानी इतना ज्यादा हार्ड हो गया उसकी वजह से नाइट्रोजन, आप कितना कुआं जो है कितना उसमें एब्जॉर्ब कर पाएगा?
उसमें जो मेंढक हुआ करते थे, छोटे केंचुए हुआ करती थी, जो जोंक हुआ करती थी, वो बिल्कुल उसमें से खत्म हो गई। अब वो पानी किसी जोड़ में, जो चवा जो बोलते हैं ना, उसको भी हाँ, मैच करके, वहां तो पानी का नियम है कि वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाएगा। बनाए। और डीएपी और यूरिया की यही खासियत है, अगर उसको टाइम से यूज कर लिया पेड़ ने तो ठीक है, नहीं तो वो इधर उधर अपना रास्ता बना के चला जाएगा, वो आपके लिए बैठा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने पहले अपनी फसल को कमजोर किया, उसके बाद अपने जो कुएं हैं, नल है, बोरिंग है, उसको खत्म किया। हम तो सिर्फ ये सोचने में लगे हुए कि पानी हमें सरकार पहुंचा देती है, हमें उस भूमिगत जल की जरूरत क्या है। लेकिन भाई भूमिगत जल इतना ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो आप जीवन का आधार ही नहीं मान सकते। जो बड़े बड़े हमारे वृक्ष है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ से पानी लेते हैं? वो कहीं ना कहीं तो नीचे जमीन से लेते हैं ना। हर एक जगह इतना खारा पानी हो चुका है, इतना मतलब उसमें हार्ड वाटर इतना ज्यादा हो चुका है कि हमने, और ऊपर से जहां मीठे पानी का स्रोत है, जिन शहर में है, जिस गांव में है, हमने उससे चिनाई का काम लेना चालू कर दिया। हम पीने तक भी नहीं थके कि अब कहीं खारा पानी है उसको चिनाई में आप यूज कर सकते हैं, मकान बनाने में उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें तो हर चीज में मीठा पानी ही चाहिए। मान लिया बहुत सारी चीजों में मीठे पानी की आवश्यकता होती होगी, लेकिन फ्यूचर के लिए मीठा पानी इतना ज्यादा हो जाएगा, जो आप अभी बोटल्स में आ रहा है ना, और उससे भी एक छोटा रूप ले लिया है, एक छोटा पाउच भी आने लग गया, बताओ। हाँ, घूंट 5 रुपए घूंट दस आने रुपए लग की गई। बोतल आने लगी है, घूंट आने लग गई। घूंट आने लगी है। शायद इतना तो है ना, हम गांव में रहते थे ना, तो इतना एक चुल्लू में आ जाता था। हाँ, अब अब उस घूंटों में आने पानी की लगेगा कीमत पानी। 8 रुपए हो गई है, और उसके ऊपर भी 10 रुपए लगा के उसको बेच रहे हैं। तो हमने हर चीज इतनी कमजोर कर दी है। जो कंपनियां थी उन्होंने इतना मुनाफा कमाया है, जहां उन्होंने 100 100 200 गुना अपना सामान बेचा है। और अब भी वो इसी फिराक में है कि जितना यूरिया पिछले साल किसान ने यूज किया है, वो उसका डबल करे। ना हम सोचने की कोशिश कर रहे। सरकार अगर कहीं पे कहने की कोशिश करती है, तो सरकार भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसमें हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि हमने इतना ज्यादा डीएपी, यूरिया हो गया, जो खाद हो गया, किस लिए प्रयोग में लिया था। आज जब सब कुछ खत्म हो गया, तो अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ए, ए, एक चीज और दीपक भाई, हमारे देश में सबसे ज्यादा, अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, मैं इन दोनों को ही मिला के जो इनका एक शब्द है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है। सिंथेटिक बिल्कुल। फर्टिलाइजर्स हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो है पंजाब। और उसका असर क्या है? उसका असर दिख रहा है लोगों की पुरुषता पर। नपुंसक बन रहे हैं लोग ज्यादा यूरिया से जुड़े हुआ भोजन खाने से। उनकी जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी इसका ये कारण है। राइट, सिर्फ महिलाओं में इनफर्टिलिटी, महिलाओं की इनफर्टिलिटी और पुरुषों की इनफर्टिलिटी। पुरुषों की भी। पुरुषों की तो जो पुरुषता है, जो उनकी सेक्सुअल पावर है वो घट रही है। जैसे जैसे बिल्कुल। उनकी सेक्सुअल पावर घट रही है तो वो फार्मास्यूटिकल की तरफ जा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, दिन दनादन गोलियां गोली खाना। मारते हैं और वो चाहते हैं मैं घोड़ा बन जाऊं अब गोलियां खाने के बाद। तो जब वो धरती के अंदर से तुम्हें वो सारी चीजें मिल सकती हैं और तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, पंजाब के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा आईवीएफ सेंटर है। आर्टिफिशियल सिमिनेशन जो होती है वो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा है। पंजाब में हर दूसरी औरत जो है वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं बची। हर दूसरा आदमी जो है उसके जो स्पर्म है, जो शुक्राणु, वो इतने ताकतवर ही नहीं बचे कि वो बच्चे पैदा कर दें। हम सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं, हम सब कुछ तबाह करते जा रहे हैं, और ये तो आज की स्थिति है। जबकि हमें मात्र 30 40 50 साल हुए हैं यूरिया को यूज करते हुए। यही स्थिति अगले 10 साल में, अगले 20 साल में धरती को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। और सिर्फ यूरिया ही नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ हम यूरिया की बात करें तो हम्म। ये बेईमानी होगी। हम आग लगा देते हैं धरती पे। बिल्कुल। खेत खाली पड़ा है, खाली खेत में आग लगा देते हैं और बहाने क्या देते हैं कि और इसका क्या करें। अरे मेरे भाई, सरकार सरकार में जो लोग बैठे हैं ना, हर चीज के लिए सरकार को दोष देना बंद करो। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके पास बहुत मोटा पैसा, वो कमा के खा लेंगे, वो अपने महंगी चीज भी खरीद लेंगे। लेकिन तुम क्या बिल्कुल। करोगे? तुम हर चीज के लिए सरकार करे, भाई तुम खुद क्या करोगे? फिर तो तुम्हारे बच्चे भी सरकार पैदा करवा देगी, उनको पाल भी सरकार देगी, तुम्हें भी लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सरकार कर देगी। तुम करना क्या चाहते हो? सरकार तुमसे बनती है, तुम सरकार से नहीं बनते।
बिल्कुल। सरकार हर चीज नहीं कर सकती और सरकार हमेशा नहीं रहती। तुम्हें ये चीज माननी पड़ेगी, तुम्हें ये चीज सोचनी पड़ेगी, तुम्हें ये चीज अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बिठानी पड़ेगी कि सरकार हमेशा नहीं होती। सरकार 70 साल पहले नहीं थी, हो सकता है सरकार अगले 70 साल बाद भी ना हो। लेकिन क्या तुम 70 साल पहले नहीं थे? तुम थे। तुम तो हजारों हजार साल पहले भी थे। और क्या तुम 70 साल बाद नहीं रहोगे? तुम रहोगे। तुम तो हजारों हजार साल बाद भी रहोगे। अब गेहूं कटेगा पूरे के पूरे उत्तर भारत में। तुम कहते हो कि भाई धान में इस वजह से आग लगानी पड़ती है क्योंकि फसल बीजने का टाइम बहुत कम होता है। गेहूं में क्यों लगाते हो? अब जो गेहूं के फाने नीचे बचेंगे, उन फानों में आग लगाओगे तो जो धरती का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आता है। और धरती के जो मॉलिक्यूल है, जो छोटे छोटे, उसके अंदर अलग छोटे। अलग 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 मिनरल्स हैं। पहले तो जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही धरती को धरती बनाता है। तो वो तुम मार देते हो क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है, वो धरती उबल पड़ती है। फिर उस उबलने के बीच में जो छोटे छोटे मिनरल्स उसके अंदर हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन उसके अंदर हैं, वो अपना रूप बदल लेती हैं। वो कुछ का कुछ बन जाता है। और यूरिया, डीएपी, वो हमारी जो फसलें हैं वो 14-15% यूज कर पाती है। बाकी सारा तो वो डेड पड़ा रहता है। और जैसे वो गर्म होता है तो वो शीशा बन जाता है। और शीशे में कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती। नहीं। हमारी धरती धीरे 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 सब कुछ खोती जा रही है। दीपक भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई। वो बात थी हार्ड वाटर, कि हमारा जो नीचे का पानी है वो हार्ड वाटर हो चुका है। हार्ड वाटर को नापते टीडीएस से। आज साधारण गांव का टीडीएस, साधारण गांव का टीडीएस। पहले तो मैं आपको समुद्र के पानी का टीडीएस बता देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो, आपको समझ में भी आए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। समुद्र के पानी का टीडीएस होता है 5,000 से 6,000 टीडीएस। और समुद्र का पानी कुछ भी चीज पैदा नहीं कर सकता, वो डेड वाटर है। हमारे गांव के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसका जो टीडीएस है वो 2500 तक जा चुका है। 2500, 3,000, 2500, 3,000। यानी कि हमारा जो नीचे का पानी वो बिल्कुल। आधा समुद्र का बना दिया हमने। और आने वाले, मेरे को नहीं लगता कि 10 से 15 साल से ज्यादा का ये खेल है। हम अपने उस नीचे वाले पानी को अमूमन अमूमन 4,000 टीडीएस तक ले जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या? दीपक भाई ने बहुत सही बात करी, घूंट में पानी बिकेगा। अभी तक तो लीटरों में बिक रहा है। छोड़ दो लीटर लूटर, घूंटों में बिकेगा। एक घूंट इतने की, एक घूंट इतने की। उसके बाद जिनको आप कह रहे हो ना सरकार करे, उनके पास पैसा है, वो तो घूंटों में भी पानी खरीद लेंगे। क्या तुम खरीद पाओगे मेरे साथ ये? लेकिन तुम बिल्कुल भी अपना नहीं। ही ख्याल नहीं करते। तुम सुबह उठते हो, सुबह उठते ही मोटर खुली छोड़ देते हो। जितनी देर लाइट रहेगी, तुम्हारे घर के पुरुष, तुम्हारे घर की महिलाएं उस मोटर को बंद नहीं करते। अगर गोबर तुम्हारे घर पे पशु तुम रखते हो तो तुम ये चाहते हो कि पानी के साथ ही उस गोबर को बहा दें। अरे मेरे बिल्कुल। भाई, उस 1 लीटर गोबर को बहाने के लिए तुमने 50 लीटर पानी फूक दिया। उस पानी की कीमत पता है कितनी है? वो पानी तुम्हारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। और उसी पानी की वजह से धरती धरती बनती है। अगर वो पानी नहीं होगा तो सारी की सारी धरती मरुस्थल है। चले जाओ गोबी डेजर्ट, वो मरुस्थल ही मरुस्थल है। चले जाओ थार डेजर्ट, मरुस्थल ही मरुस्थल है। चले जाओ अरब अमीरात, मरुस्थल ही मरुस्थल है। इस इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। और ये दीपक भाई, ये किसान नेता क्या कर रहे हैं? क्या कभी कोई किसान नेता इस तरह के विषयों पर बात करता भी है? क्या वो किसानों को आके ये बताता भी है कि एमएसपी तो तब मिलेगी ना जब पैदा हम्म। करने लायक बचोगे? अगर बिल्कुल। पैदा ही करने लायक नहीं बचोगे तो एमएसपी लोगे किस पे? जितने भी किसान नेता उनमें से एक किसान नेता भी इस चीज पे बात नहीं करता कि जो हमारी जो फसल है वो पिछले 15-25 साल से बिल्कुल स्टेबल है। वो ऊपर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि हम हर साल इतना ज्यादा उसमें जो खाद हो गया, जो आर्टिफिशियल, जो इसमें दवाइयां डाल रहे हैं सारी, उसकी वजह से वो स्टेबल हो गई है। जितनी हमें उत्पादकता मिलनी चाहिए वो स्टेबल है, वो बढ़ नहीं रही है। अब आप ये देखिए, पिछले साल अगर हमें 50 क्विंटल फसल मिली है तो अगली बार के लिए वो 50 और 49 भी हो जाती है ना, तो हम 10% उसमें खाद ज्यादा डाल देते हैं। और खाद भी कौन सी? जो बिल्कुल आर्टिफिशियल खाद है, हाँ, जिसका सिंथेटिक कोई मतलब। मतलब, जो ये पता है कि जब आप यूरिया लगा लिए, डीएपी लगा लीजिए, इसमें जब 70% तक नाइट्रोजन अगर जमीन में ही चला गया, वो 30%, 30% ही तो पेड़ लेगा ना। उससे ज्यादा तीस तो भी नहीं पेड़ ले की भी पाता क्षमता वो, नहीं है। नहीं ले पाता वो। वो सारा बह के चला जाता है। बह के कहाँ जाएगा? कुछ
वेपोराइज हो गया, कुछ पानी में वापस चला जाता है, वो कहीं ना कहीं तो पानी का सोर्स उसे मिल जाता है और वापस वो पेड़ों के चार पास एनवायरमेंट में आ जाता है, जिससे जो है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, अब इससे वो भी इफेक्ट होने लग गया है। हम्म। क्योंकि नाइट्रोजन तो जमीन में इतनी देर रहेगी नहीं, वो तो हवा कुछ में जाएगी कभी वापस ना कभी चली तो। जाती है, कुछ जमीन में चली जाती है। अब ग्रीन हाउस में भी पहले ओजोन ओजोन का चिल्लाने लगे, फ्रीज में वो चीजें थी। अब फ्रीज में जो ओजोन गैस का जो था, वो तो ठीक हो गया, अब एसी से भी होने लगी वो तो। अब राइट। ग्रीन हाउस गैस इससे भी होने लगी। तो इस चीज के जो है हमें सॉल्यूशन खुद देखने पड़ेंगे। कोई भी किसान नेता इस चीज पे बात नहीं करता कि हमें जो है रासायनिक जो खाद है वो किस तरीके से कम करनी चाहिए, हमें ऐसी खाद तो कम से कम प्रोवाइड करवाओ, या हम बैठ के बात करें कि हमें कम से कम यूज करनी पड़े। लेकिन उनको सारी राजनीति जो है फसल के नाम पे, उनको पता है कि एक किसान की जब जमीन में पौधा लग जाता है तो वो 2-3 महीने फ्री होता है, तो उस टाइम उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। क्योंकि उसे भी पता है उस टाइम उसे कुछ मिलेगा नहीं, तो उसे रोडों पे बैठा दिया जाता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को इसके आसपास घुमा दिया जाता है, जो आंदोलन होते हैं उसके। जबकि हमारी अर्थव्यवस्था तो कृषि के आसपास घूमती थी, अब जो आंदोलनों के आसपास घूम रही है। क्या किसान इतना बेवकूफ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे घर में जब तेरे खेत में फसल ही नहीं बचेगी तो तू एमएसपी का करेगा क्या? अच्छा, ये मोटी हर, बात है दीपक भाई। हरियाणा का, मोटी बात। हरियाणा हम एक बार जो मैं अपनी सब। बात पूरी कर लूं। हम्म, मैं मोटी बात एक बताता हूँ। मेरे को एमएसपी कब मिलेगा? जब मैं कोई ना कोई चीज लेके सरकार के पास पहुंचूंगा तभी मिलेगा ना। बिल्कुल मेरे खेत में अगर मैंने 50 मन एक किले की कणक पैदा कर ली तभी तो मैं एमएसपी लेने लायक बचूंगा। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल। अगले 5 से 7 साल में वो 50 मन होगी ही नहीं। ये स्टडी बिल्कुल रेलिवेंट स्टडी है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टडी है कि पिछले 25 साल से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, जबकि नहीं बढ़ रहा है। हमारा हमारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हम ज्यादा डालने लग गए। हम दवाइयां ज्यादा, खर्चा बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। और नहीं आज बढ़ के रहा दिन है। तो ये हाल है कि किसान ये कह के छाती में हाथ मार के कहता है कि 10 कट्टे डालूंगा यूरिया के। क्यों डालेगा यूरिया दस दे। कट्टे वो कहता है कि इस वजह से, क्योंकि है ना मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अरे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मूर्ख मित्र, तू 10 कट्टे डाल के आज तो 50 मन का 50 मन और बढ़ा नहीं पा रहा है, वो कंटिन्यू रख पा रहा है उस 10 कट्टे में भी। कंटिन्यू। अरे तू तेरी इस धरती को, अगली पीढ़ी को क्या दे के जाएगा? अगली पीढ़ी को तो तू शीशा दे के जाएगा। उस शीशे में तूने तो आज निकाल ली 50 मन कणक, उस शीशे में से अगली पीढ़ी क्या निकालेगी? अगली पीढ़ी के पास तो कुछ भी नहीं होगा निकालने के लिए। अगली पीढ़ी खाएगी क्या? कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए। और धरती से ही सारी चीजें चलती है। अगर धरती पर अनाज बंद हो गया, पौधे उगने बंद हो गए, तो कई लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खा लेंगे। अरे मूर्ख आदमी, नॉन वेजिटेरियन खाएगा तो वो जो तू मुर्गा खाएगा, बकरा खाएगा, तू XYZ कुछ भी खाएगा, वो भी तो घास या फूस खाकर ही बड़े होंगे। जो गेहूं नहीं पैदा कर पाएगी धरती, वो घास फूस भी पैदा नहीं कर पाएगी, तो वो भी नहीं जो खा हमारे सकता तू। खेतों के चार आस पास में जो दूब हुआ करती, वो बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ, दूब वो खत्म जहां होगी। दिख जाती है उसमें आग लगाने लग गई कि भैया खरपतवार काम करेगी, जबकि वो तो नेचुरल ये दिखाती है कि खेत की जो है ना उपजाऊ क्षमता कितनी है। और वो गड़ जाती है। हम, और हाँ, गड़ने के हम बाद आज वो, एक चीज में जो टॉप पे हैं और एक चीज में सेकंड पे हैं। हम टॉप पे हैं, जो ओलंपिक मेडल जब आते हैं ना, हम सबसे आगे रहते हैं, ये खुश हैं। आज जिनके पदक आ रहे हैं वो आज से 15 या 20 साल पहले जो 20 में एंट्री कर गए ना, वो खिलाड़ी हैं। जो पिछले 20 साल में जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए हम कितनी अच्छी जमीन देके जा रहे हैं, उनकी वजह से जो ये खाद यूज कर रहे हैं, हम देश में दूसरे नंबर पे आ गए हैं हाँ, ये ये वही फर्टिलाइजर यूज बात है। करने में। पहले भी पंजाब जो तो बाई चांस ये भी बचा हुआ उसको भी हम बीट कर देंगे। और कुछ लोग ये हाँ, बोलेंगे कि हमसे आगे तो यूपी है। भाई साहब वो 5 गुना है, लेकिन वो यूपी खाद कितना यूज बड़ा करने में स्टेट सिर्फ है। 1.5 गुना है। खाद यूज करने में सिर्फ लगभग 1.5 गुना है हमसे। वेरी मच राइट। हम दूसरे नंबर पे आ गए, और मैं ये लिख के दे रहा हूं, अगर यही हाल रहा तो अगले 5 साल में हम पंजाब को बीट करके टॉप पे हो जाएंगे। तो जब आप पैदा करके देख लेना ओलंपियन कैसे पैदा होंगे। खाएंगे अरे तो इसी मेरे जमीन को का, एक बात पिएंगे और तो इसी समझ जमीन का। मेरे को एक बात और समझ में नहीं आती दीपक भाई, मतलब समझ क्या, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हमने आज तक कुल कितने ओलंपिक के मेडल जीते हैं कुल? 20+ हो गए लगभग। चलो 20 भी लगा लो। हम्म। 20 आदमियों ने जीते, मतलब 2.5 करोड़ की जनसंख्या है।
2.5 करोड़ के तो अब है, हाँ, और पिछले हम ओलंपिक जीत रहे होंगे, मेडल हमारे आ रहे होंगे पीछे बहुत लंबे टाइम से। क्या ओलंपिक के मेडल जीतने से सारी चीजों का समाधान हो जाता है? समस्या तो यही है, सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। मैं भी, सब तो ओलंपियन नहीं बन सकते ना, और अगर नहीं बन ओलंपिक सकते। ओलंपिक भी बंद होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर से बड़े सब बड़े गेम हटा आईएएस दिए भी गए। नहीं बन सकते। नहीं, सरकारी नौकरी, ओलंपिक, दो ही चीज बच गई, तीसरी चीज में तो ओलंपिक आदमी बंद जाना ही होने नहीं चाहता है। ओलंपिक बंद होने वाले हैं। ओलंपिक की जो कमेटी है, OIC, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ट्रंप ने कह दिया, वह मैं नहीं दे रहा एक भी पैसा ओलंपिक कमेटी को। हम्म। ये बेफालतू का पैसा मैं नहीं दे रहा एक पैसा भी। अब जब ट्रंप पैसा नहीं दे रहा तो पैसा देगा कौन ओलंपिक करवाने के लिए? तो 2040 या 2045 ये आखिरी ओलंपिक होंगे। इसके बाद ओलंपिक भी नहीं होंगे। फिर हम क्या करेंगे? और हम बेइंतहा खर्चा करते जा रहे हैं। हमें ना इतना ही, जितने भी ओलंपियंस हैं, कितने ओलंपियन ऐसे हैं जो आपने 20 कहे, जबकि 20 से कुछ ना कुछ कम ही मिलेंगे, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, हम्म। ज्यादा से ज्यादा 20 है। कितने ओलंपियन ने आने के बाद ये कहा कि भाई मैं समाज के लिए काम करूंगा, ये लो मेरी तरफ से 1 करोड़ पौधे। पैसे लेने के लिए हम्म। तो बहुत आगे आगे चलते हैं, मेरे को दे दो 10 करोड़, मेरे को दे दो 20 करोड़, एक दे दो कोठी, एक दे दो कार। लेकिन क्या किसी ने ये कहा कि मैं धरती के लिए काम करूंगा, मैं धरती माता के लिए काम करूंगा? कैसे मैं अपने किसानों की दशा सुधार सकता हूँ? कैसे मैं अपनी धरती माता की दशा सुधार सकता हूँ? कैसे मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा? कैसे मैं चिड़िया बचाऊंगा? कैसे मैं मेरे जीव जंतु बचाऊंगा? नहीं, पैसे लेते हैं और शहर में AC लगा के बैठ जाते हैं। एक कमरे में 2 AC, अगर 5 कमरे हैं तो 12 AC। 12 आंगन में भी ऐसे हो गए अब तो। आंगन में भी AC, तभी तो मैंने 5 कमरे हैं तो 12 AC, दो का 2-3 AC आंगन में अलग से। अरे मेरे भाई, इस AC से जो गर्मी तू पैदा कर रहा है, फिर तेरे को अगली साल 3 AC चाहिएंगे, क्योंकि तू खुद ही तो गर्मी बना रहा है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, वो AC की गर्मी से भी तो बन रहा है। बिल्कुल। और AC की गर्मी से तू तो AC में बैठ गया। ये जो चिड़िया हैं, ये जो पशु हैं, ये जो पक्षी हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो पौधे हैं, इनका इनका हक नहीं है क्या धरती पे? या सिर्फ हम ही इकलौते कस्टोडियन है इस धरती के? हमने अपने आप को मालिक समझ लिया इस धरती का? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है उसकी वजह से अब ग्रीन हाउस में इफेक्ट क्या? अरे भाई, वो आर्टिफिशियल है, जब जो नेचुरल नाइट्रोजन है ना, उसमें से जो सूरज की किरणें हैं वो कुछ क्रॉस हो जाती है, कुछ रह जाती हैं, वो उसको भेद नहीं पाती हैं, वो वापस आएंगे, वो फसल को भी नुकसान करती हैं, आदमी को भी नुकसान करती है। फिर नीचे अब आपने एसी भी लगे हुए हैं, फ्रिज, चलो आपने फ्रिज में कुछ सुधार कर लिया, उसमें जो है जो गैसेस में आपने थोड़ा बहुत फर्क कर लिया, लेकिन एसी जितने धड़ल्ले से बिक रहे हैं ना, सरकार ये देख रही है कि भाई एक आदमी ने पिछले 5 साल में 4 एसी ले लिए। उसने लिए किस वजह से हैं? आप दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है वहां जाइए, आपको जो उनका बैक साइड होगा ना, वहां से आप गली से नहीं गुजर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। 40-40 एसी के पीछे जो है एकदम गर्म, मरुस्थल से भी ज्यादा गर्मी हो रखी है, और और रात को भी चलते हैं वो। इस AC के ऊपर तो ना एक ग्रीन टैक्स लगा देना चाहिए कि जो भी आदमी बिल्कुल। एक AC खरीदेगा, उस आदमी को 10 पौधे पालने होंगे, तो वो दस बिल्कुल। पौधों का खर्चा देगा साथ में। भाई तूने खरीद लिया एक AC, कोई बात नहीं, तू ले ले 1000 AC। लेकिन बिल्कुल। 1000 AC अगर तू लेगा तो एक AC के पीछे 10 पेड़ तेरे को पाल के बड़े, और सिर्फ ये नहीं है कि एक बार टैक्स दे दिया, उनका हम्म। इतना खर्चा उससे लिया जाएगा, वो पाले, कि पाल के वो पाले। बड़े किए जाए। इससे एक तो हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। भाई हम वन मित्रों को यहाँ पे और ज्यादा रिक्रूट करें कि भाई तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है मात्र और मात्र पेड़ बड़े करना। तो और तुम्हारी तनख्वाह तब मिलेगी जब ये पेड़ बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आज पेड़ लगा दिया, एक कल सूख गया और तू वन मित्र घूमने जा रहा है, आज मैं चुटाले की रैली में, आज हुड्डे की रैली में, आज मैं नायब सिंह की रैली में जा रहा हूँ। नहीं, तू इसको बड़ा करेगा, तेरी तनख्वाह तब मिलेगी और लाखों लाख लोगों को इस पे रोजगार मिल सकता है। और जब वो इतने सारे पेड़ भी लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं धरती के ऊपर भी एक उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर धरती माता नहीं बची ना मेरे दोस्तों, तो कुछ भी नहीं बचेगा। और ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर, क्यों तुम इतना पैसा कहाँ? मेरे को पैसा चाहिए क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल में की फीस देगा। तेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? मेरा बच्चा पढ़ रहा है स्टैनफोर्ड में। कोई फायदा नहीं है स्टैनफोर्ड में पढ़ाने का उसको।
मैं वो झाड़ोदा कला का एक उदाहरण बताता हूँ आपको, ज्यादा बड़ा नहीं। दिल्ली से जो ये दिल्ली पुलिस की जो पुलिस लाइन है ना, झाड़ू वहां पे कला। झाड़ोदा कला में दिल्ली पुलिस में एक ट्रेनिंग पुलिस लाइन है। वहां जो है गोभी के मामले में, अपने नॉर्थ का जो एरिया है दिल्ली के चारों तरफ का, वहां सबसे अच्छी गोभी वहां होती है। फूल गोभी है, पत्ता गोभी बहुत ज्यादा। हम बचपन में हम्म देखते हैं कि गाड़ियों टेम्पो लद के जाते थे। हम्म वहां एक किसान ने सबसे पहले ये चीज सोची, आज से 10 8 10 साल पहले, कि मैं ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर हैं, जैविक चीजें यूज करूंगा। अब मैं जैविक का इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको 100% जैविक यूज करना है। उसने पहले अपने छोटे से हिस्से में यूज करके देखा, उसको प्रोडक्शन से कम मिली। लेकिन जब उसने इस चीज के बारे में स्टडी किया कि अगर ये जमीन अगले 20 साल बाद गोभी देने लायक ही नहीं बचेगी, तो मैं उस गोभी बिल्कुल। को आज 20 रुपए ज्यादा बेच के करूंगा क्या। करूंगा उसका क्या। प्रोडक्शन कम वही। हुआ। 5 से 6 महीने बाद जब उसकी फसल बनी तो वो उसको बेचने गया, तो उसने बोला कि मुझे उसका रेट नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज उसने अपने आसपास के 15 से 20 किसानों को उस चीज में जोड़ लिया, विदाउट प्रोपेगेंडा, विदाउट सरकार के, विदाउट कोई 1 रुपया खर्च किए। उसके बाद शायद सरकार ने कोई पोर्टल भी लॉन्च किया है, वो पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। अब वहां पे जो 100% जैविक खेती यूज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम जो डीएपी यूरिया कम नुकसानदायक है, इसका मतलब हमने ये नहीं किया कि हमने बिल्कुल ही कम कर दिया। जहां लिमिटेड हमें जरूरत पड़ती है वहां थोड़ा बहुत यूज भी करते हैं। उसका अल्टरनेट जो भी हो सकता है, जो अभी सरकार ने जो नैनो डीएपी लगा लो, या नीम कोटेड यूरिया है। फसल, मैं मानता हूं कि फसल कम होगी, जितने भी ये वैज्ञानिक वो ये कहते हैं कि आप नेचुरल उस पे चलेंगे तो फसल थोड़ी सी कम नेचुरल। होगी, वो मान लिया। मैं नेचुरल लेकिन नेचुरल आपकी का जमीन जी है वो, उसकी लाइफ बनेगी। मैं नेचुरल का एक बहुत अच्छा अल्टरनेट बताता हूँ। वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद। बिल्कुल। केंचुआ खाद अगर आप डालते हो तो आपकी जो रुकी हुई उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ मैं इसी पे ही जाती है। बताऊंगा आपको, आप हाँ। बताइए। और केंचुआ खाद एक कुदरत का, भगवान का, धरती का बनाया हुआ अमूल्य तोहफा है। आप जब केंचुआ खाद अपनी खेतों में डालते हो तो आपके ना कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, सॉइल कंडक्टिविटी। और सॉइल हम्म कंडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी होती है, आपके 25 तरह के जो अलग अलग मिनरल्स हैं वो एक इकलौता खाद पैदा कर देता है। और ज्यादा महंगा भी नहीं है, मात्र 7 रुपए किलो ये खाद मिल जाता है अगर किसान इसको हम्म बल्क में और थोक में हम्म खरीदे। और 7 रुपए किलो के हिसाब से आपको 1.5 टन, 1 टन से 1.5 टन एक किले में डालना है। 4 रुपए किलो है किसान के लिए। अच्छा, कहाँ मिलता है 4 रुपए हाँ, किलो। 350 रुपए का 50 किलो का कट्टा बहादुरगढ़ में मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट का। मैं खुद लेके आता हूँ। मेरे को आप प्लीज उसका नंबर भी शेयर करें, क्योंकि हमारे हरियाणा में जितनी यूनिट्स को मैं जानता हूँ वर्मी ये तो कंपोस्ट। मैं वो बोल रहा हूँ कि सिर्फ 50 किलो का कट्टा, उससे छोटा वो बनाते नहीं, या तो वो 4 5 का बनाते, वो बहुत महंगा पड़ता है। वो बोले कि हम्म 50 का ना आपको 2 3 साल चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो केचुआ होता था वो इतना ज्यादा हमने दवाई ठोक ठोक के खत्म कर दिया। जो केचुआ गलती से बाहर भी रह गया था ना, उसके ऊपर उसको हमने भी मार कीटनाशक दिया। मार के मार दिया। हाँ, वो नहीं बचा है किसी भी खेत में। आपको बारिश अगर 2 से 3 दिन भी वहां रुक जाएगी ना, पानी रुक जाएगा, वो केचुआ पैदा नहीं हो रहा है। उसकी हाँ, मजबूरी है वो, क्योंकि उसको वो सोइल तो दो कि जहां वो जमीन में छेद कर सके, उसको पोरस बना सके। ठीक बात है। हमने जमीन को उसको आप हाथ से नहीं कीचड़ फोड़ बना सकते, दिया। नहीं पत्थर फोड़ बना दिया सकते, उसको। पत्थर बना दिया। हम, मधुमक्खी उस फूल पे नहीं बैठ रही जिस पे फर्टिलाइजर है। बैठ ही नहीं सकती। आपको तितलियां नहीं मिलेंगी। हाँ, बैठ ही नहीं सकती मधुमक्खी, क्योंकि मर जाती है, वो फर्टिलाइजर्स की लेयर आ गई उसके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, तो वक्त की जो संख्याएं हैं दीपक भाई, वो हमें इस वक्त इशारा कर रहे हैं कि हम अपनी बातों को समेटे। तो मैं आपके क्लोजिंग रिमार्क्स से चीज पर चाहूंगा, और इसी विषय को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हम किसी ना किसी किसान नेता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा किसान नेता है तो आप भी हमें बताएं, आप हमारी बिल्कुल। बातचीत उनसे करवाएं। हम भी उनसे पूछना चाहेंगे कि तुम किस तरह के किसान नेता हो, कि तुम है ना माँ को बचा नहीं रहे हो, और जो बच्चा गर्भ में है तुम उसको बचाने की बात करो। अगर माँ मर गई तो गर्भ के अंदर का बच्चा यस। भी मर जाएगा। तो दीपक भाई, क्लोजिंग रिमार्क्स में आपके चाहूंगा। देव भाई, सबसे पहले तो हमें इसमें हम हमारी आपस में बातचीत करने का, आप लोगों के सामने बात रखने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसान की जो है आय कम करना चाहते हैं। नहीं पहले तो नहीं, आप हम ये दिमाग से निकालें, अभी कमेंट आएंगे इस चीज में कि आप तो चाहते हो किसान को मार दो। हम ये बोल रहे हैं, आपके पास अगर 100% लैंड है, उसमें से आप 10% पे
जैविक खेती यूज करके देखो। 5 पे कर लो। 5 पे कर लो। पहले वो चीज आप खुद यूज करो, अपने हाँ, आस पड़ोस में जो लोग हैं वो बिल्कुल खरीदेंगे। क्योंकि अगर 1 किलो चीज कोई 30 की मिल रही है, उसको अगर 35 में, कोई आस पड़ोस में लेने से नहीं घबराएगा। एकदम से बड़े स्तर पे आप उसको बेचोगे तो वहां हो सकता है किसी को समस्या हो, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता फैलेगी तो उस चीज का लोगों में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट की बात की, जो आजकल एक नया ट्रेंड जो चला हुआ है कि आप डायरेक्ट गोबर खाद डाल देते हो। जो खाद 1 साल तक मिट्टी में पड़ी थी, जहां पे वो पड़ी थी वहां उसका सब कुछ नीचे चला गया, वो खत्म हो उसको चुकी है, वहां से उसका उठा कोई के फायदा आपने नहीं है। खेत में डाल दिया। कोई फायदा, नुकसान है उसके। उसका नुकसान ही है। हाँ, तो वहां पे कच्चा आप जो होता है वो वर्मी कंपोस्ट दोनों। डाल सकते हैं, नीम कोटेड जो है वो यूरिया डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा जो है, आप सिर्फ यूरिया और डीएपी के पीछे ना जाकर एक एनपीके जो शब्द यूज किया गया होता, तो उसमें भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर की श्रेणी में आता है, लेकिन इनके मुकाबले कम थोड़ा कम है। कम है। आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आपके पास एचएयू है हरियाणा को, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे हाँ, पास एचएयू है, और उसके नजदीक लगती पूसा है दिल्ली में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता हाँ, दूं, एचएयू का मतलब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर पे काम कर। हाँ जी दीपक। बिल्कुल। और दिल्ली में जो आपकी पूछा, वहां के नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कृषि किसान केंद्र के नाम से आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां आप बात करिए। कोई भी फर्टिलाइजर आप लेके आते हैं, उन्हीं से माथा मारिए। हम ये नहीं बोल रहे हमसे आप पूछिए, हम नहीं इस बारे में इतना आपसे बता पाएंगे, हम सिर्फ शेयर कर सकते हैं आपके बीच की जो समस्या है। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। और देव भाई, मैंने तो खुद अपने घर में मैं बता रहा हूं, ये देखो, ये छोटे छोटे अपने घर में कोशिश करते हैं ये चीजें घर में लगे। ये हाँ अपने जी घर के दीपक। लगे हुए हैं, जो मैंने आपको हाँ बताया ना, जी। वर्मी कंपोस्ट जो है। हम कोशिश करते हैं कि हम खुद कम से कम इतना तो उत्पादित कर सके कि खुद तो 2 दिन खा ले। में 4 टमाटर हमें मिल जाए, ठीक है। हाँ, बाकी जरूरत पड़ेगी हम बाहर से ले आएंगे, हमें फर्क पता चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब घर में लगाओ, आप उसको खा के देखो, आपको फर्क पता लगेगा। स्वाद तो का फर्क पता लगेगा, सेहत पे स्वाद का फर्क फर्क पता पता लगेगा। लगेगा, आपको खुद सेहत बिल्कुल। का फर्क पता लग जाएगा हफ्ते के अंदर। आप वो चीज डेली यूज हफ्ते। करोगे तो महंगी पड़ती है, मैं मानता हूं ये चीज। बाहर जो रेट है उससे मुझे महंगा पड़ता है, क्योंकि ये मुझे 3 महीने बाद मिली है, और मेरे इसमें भी भाई, गारंटी नहीं है हम कितने बीज बचेंगे। जितना भी पैसा कमाते हैं उस जीवन के लिए ही तो कमा रहे हैं ना। कमाते हैं। क्या महंगा हो गया? इस जीवन से महंगा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तुम बाहर की सस्ती चीजें खाओगे, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम नपुंसक हो जाओगे। पहली बात तो, अगर तुम नपुंसक होगे तो तुम्हारी बीवी दूसरों के बिस्तरों पे जाती घूमेगी, क्या हम्म। वो महंगा नहीं है? तो इसके बाद तीसरी बात ये है कि अगर तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हारे बच्चों के कैंसर हो गया, तो आज जितना पैसा तुम बचा रहे हो उससे 20 गुना पैसा तुम अस्पताल में दे दोगे। और तो वर्मी काहे की कंपोस्ट के महंगी है? अलावा एक जो नई चीज है, जो गोट मैन्योर जिसको बोलते हैं, यहाँ तो जो बकरी पालते हैं ना उनको अछूत मानते हैं कि भाई ये तो हाँ, बकरी पाल रहे हैं, उनसे बात तक नहीं करते आप। उनके तो घर के बाहर से नहीं गुजरते, उनको इतनी हीन भावना से देखते हैं कि भाई ये तो बकरी पाल रहे हैं। आपको पता है वो कितनी अच्छी चीज प्रोवाइड कर देते हैं। राइट। वो सारी जिस कोई बाहर की एजेंसी अगर उनको मिल जाती है, तो रातों रात में उनका सामान ले जाती है, जो गोट मैन्योर होता है। उनका भी शोषण करती हैं आपकी वजह से। अगर आपको उस चीज की वैल्यू पता है तो आप उससे खरीद लेते, लेकिन आप उससे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नहीं, वहां वो फिर तो वो जात पात का आपस जातिवाद में, आ गया। हाँ, बोलेंगे कि ये तो जातिवाद यहाँ आ से गया। खरीद के ले गया, तो कौन सी अच्छी चीज खरीदी है। मैं आपकी गाय चमारा ने गोबर कहते दिया वो अच्छी चीज है, लेकिन ले। उसकी बकरी से तो गोट मैन्योर हमें मिले, वो तो हमें गंदी चीज लगी। ये करेंगे ले। अब उस, ये हमें हाँ, चमारा के तो लियावांगे कि मैं चीज, हम इनका देख तो बाल्मीका के तो लियावांगे। ये हमारा देख। तो लाठी लेके जावा रहे मेरे भाई, अच्छी चीज किसी के भी घर से, और वो भी इंसान ही है। तो आप सब ने ना ये जो हम्म। महत्वपूर्ण बात सुनी है ना मेरे दोस्तों, ये यकीनन तौर पर बहुत ही संजीदा विषय है आपके जीवन के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए। और जो बार बार एक बात बोली जाती है ना, नस्ल बचा लो फसल बचा लो, ये एमएसपी से नहीं बचेंगी। तुम्हें एमएसपी मिल भी गया ना, मिल भी रहा है आज के दिन, हरियाणा में तो सारी फसलों पर एमएसपी मिल भी रहा है, लेकिन क्या तुम्हारी नस्ल बच जाएंगी? अरे तुम्हारी नस्लें नहीं बचेगी। नपुंसक बन रही हैं, तुम खुद नपुंसक बन रहे हो। तुम आज के दिन जाके बेड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देखना, तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा कि नपुंसकता तुम्हारे ऊपर कितनी हावी हो चुकी है। तो मेरे साथियों, नस्ल और फसल तब बचेगी जब धरती माँ स्वस्थ रहेंगी। इस धरती माँ को बचाओ, केचुआ खाद इस्तेमाल करो, जितने भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर
सैनिटाइज़र से यूज़ करो और अगर पैसा कम भी बनाया तो वो अच्छा है क्योंकि वो तुम बचा तो रही हो ना। आगे कैंसर के हॉस्पिटल को पैसा देने से अच्छा, आगे आईवीएफ को पैसा देने से अच्छा, कल को नपुंसक हो जाने से अच्छा है कि मैं आज कम कमा लूँ, लेकिन मैं लंबा कमाऊँ। दीपक भाई ने बताया कि एक तो मैं हुँ, 10 साल में ही पैसा कमा लूँ, 20 किलो वो भी मैंने ज़्यादा पैदा कर भी ली तो 10 साल के हुँ, बाद तो मैं 1 किलो भी पैदा नहीं कर पाऊँगा। एक ही है कि बिल्कुल, मैं आज 15 किलो पैदा कर लूँ और अगले 30-35 साल तक 15-15, 15-15 ही पैदा करता चला जाऊँ और करता चला मेरी जो जाऊँ। धरती है, अगर आज मैं 5% धरती के ऊपर नेचुरल फार्मिंग शुरू करता हूँ, सिर्फ ये केंचुआ खादी तो मोटा-मोटी लगेगा नेचुरल फार्मिंग में। तो अगर मैं 5% पे करता हूँ, तो एक वक़्त मेरी धरती इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि मेरे को आज का जो मेरा उत्पादन, उससे भी ज़्यादा उत्पादन देना शुरू कर देगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, अगर धरती नहीं बचेगी, तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप सबने अपना इतना कीमती वक़्त लगाकर इस इतनी कीमती बात को सुना, इसको आगे भी ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को और देव सब्सक्राइब करें। भाई सबसे हाँ जी। लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, जितना पानी हम जो धान के ऊपर जो यूज़ धान हुआ हमारी है, धर वो सिर्फ़ चाइना ने अपना पानी बचाने के लिए यहाँ से खरीदा है और हाँ, अब हमारा पानी कम हो गया, अब हम वहीं से वही धान जो उन्होंने अपना पानी बचाया वो हमें बेचेंगे, अब वही दौर हमारा आ गया। तो ये आप हमारी धरती हर का बार ये हमारी सेम चीज़ धरती की भी नहीं फसल हमें नहीं है। बोनी चाहिए। ये हमारी धरती की फसल भी नहीं है। धान हमारी नहीं है, धरती की फसल नहीं है। ये तो धक्का करके हम बो रहे हैं यहाँ पे और हम खाते भी नहीं है धान। नहीं हमारी फूड खाते। हैबिट में भी नहीं है धान। ये सारी जितना भी एक्सपोर्ट होती है। जितना बासमती और पानी हमारा अब एक पानी की 1 लीटर पानी की कीमत में ₹20 लीटर छोड़ एक इसके ऊपर तो अलग से ही रखेंगे। धान के ऊपर एक पूरा का पूरा एपिसोड रखेंगे दीपक भाई। तो आप सब मेरे दोस्तों से, मेरे साथियों से मेरा अनुरोध है धरती माँ को बचाओ। ये आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है। हमारी जो आज की माँ, इस जन्म की माँ है, हम उसका कितना सम्मान करते हैं, वो तो हर जन्म की माँ है। कल को मैं किसी भी योनि में पैदा होऊँगा, मैं कल को साँप बनूँगा, मैं कल को कुत्ता बनूँगा, कल को मैं हिरण बनूँगा, कल को मैं पेड़ बनूँगा, तो भी धरती ही मेरी माँ होगी। धरती से आगे मैं नहीं जा सकता। आप सब इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे दोस्तों अपनी फसल और अपनी नस्ल बचाने के लिए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपने जो भी सवाल हैं, शक हैं, सुबह हैं, सुझाव हैं, अपनी बात है कमेंट में लिखें, इस वीडियो को लाइक करें। और दीपक भाई मैं आपका आभारी हूँ, पूरे का पूरा जीव जगत आपका आभारी है कि आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई। आपने अपना इतना कीमती वक़्त दैनिक अंगारा अरे के लिए नहीं, निकाला। दीपक भाई ये आपका हमारी बहुत-बहुत ज़िम्मेवारी भी बनती है कि हम ऐसी बातें करें जिनसे हमारा फ्यूचर बचे। बस हम बिल्कुल वही दीपक बातें भाई, आपसे शेयर करते हैं और आपको कोई बात हमारी गलत लगती है, तो आप कमेंट में लिखें, हम उसे पढ़ेंगे और ज़रूर अपने में मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और धन्यवाद दीपक देव भाई भाई। से मेरा एक और अनुरोध है कि आप ऐसे-ऐसे अच्छी चीज़ों पर हमारे साथ जुड़ते रहें लगातार। तो दीपक भाई मैं आप सबके और मेरे दर्शकों में आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को, उस परमपिता पिताश्री को नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम देव भाई।